देखो क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में एक इस तरह का ट्रायंगुलर वेज है, इस तरह का शेप का एक डायग्राम है, और ये बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करना है, एक ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करना है और एक ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करना है। A block slides down a smooth inclined plane when released from the top, while another falls freely from the same point. Which one will strike the ground earlier and with greater speed? तो देख लेते हैं कि कौन जो earlier strike। स्लाइड कर रहा है वो सर पहले स्ट्राइक देखते करने हैं का देखते हैं चांसेस। देखते हैं देखते हैं। देखो अब इसके बारे में अपने को पता है, नहीं सर, मान नहीं लो। सर, सर फ्री फॉल वाला पहले टकराया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका कम होगा। अच्छा ठीक है देखते हैं। देखो ये मान लो, ये जो पार्टिकल वन है, पार्टिकल वन के बारे में अगर बात करें, ये थीटा एंगल मान लो, ये एच मान लो। अच्छा, पार्टिकल वन के बारे में अगर बात करोगे, फॉर पार्टिकल वन, पार्टिकल वन का डिस्प्लेसमेंट जो इसको कवर करना है वो माइनस एच का है, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी का है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड को हिट करता वो हो जाएगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। अब ये यू स्क्वायर का वैल्यू तो लिख दिया हमने जीरो, यहाँ से यहाँ जब ये गिर रहा था तो ड्रॉप किया है तो यू स्क्वायर जीरो हो गया। तो वी स्क्वायर का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे ना तो 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, तो 2gh आ जाएगा रूट में। इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को नहीं डाउट? सर। नहीं। नहीं और सर। क्या है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर आप यूज करोगे तो डिस्प्लेसमेंट h है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ut वाला टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो ये हो जाएगा माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से जब आप कंपेयर करते हो तो यहां से क्या हो जाएगा, आपको टाइम का वैल्यू क्या मिल जाएगा, टाइम का वैल्यू मिल जाएगा रूट के अंदर 2h डिवाइडेड बाई जी। मैंने बहुत जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन कर दिया क्या? समझ में सर आया सबको सिंपल है। कैलकुलेशन? सबको ये कैलकुलेशन समझ में आया? हाँ सर। ओके। अभी देखो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल टू, पार्टिकल टू में अगर आप देखोगे तो इसका वेट ऐसे लग रहा होगा mg। अब हमेशा याद रखना कि पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। अब वो कैसे ढूंढेंगे, तो वेट को आपको करना पड़ेगा रिजॉल्व। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, बोल सकते हैं क्या? ये पॉइंट नहीं समझा। ये पॉइंट नहीं समझा? ठीक है, देखो एक ट्राइंगल है ऐसा, एक ट्राइंगल था, एक और इसका बेस था। क्या करते हैं ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इसके बेस पर और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ये जो स्लैंट हाइट है उस पर, ये जो स्लैंट लेंथ है उस पर, और मान लो ये जो एंगल है वो है थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना, 90 माइनस थीटा हुआ क्या? यस सर। यस सर। ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हुआ, 90 90 माइनस माइनस थीटा। थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर तो ये 90 हो, वो ये थीटा थीटा। होगा क्या? हाँ या ना? हाँ सर। इसका मतलब ये जो ट्राइंगुलर वेज है इसका जो भी एंगल होगा, आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इसके बेस पर और एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर दो ये जो ट्राइंगुलर सॉरी ये जो स्लैंट लाइन था उस पर। तो जो इनके बीच का एंगल होता है ना, वही दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल होता है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आया क्या समझ में? यस तो सर। वो जो आपने डायग्राम किया था, हाँ वो वाला 90 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, तो फिर उसके ऑपोजिट वाला होना चाहिए। कौन, पैरेलल लाइंस तो है ही नहीं, तो इंटीरियर ऑपोजिट और ये सब कहाँ दिख रहा है? पैरेलल लाइंस तो सर कहीं तो है ही फिर नहीं। ये आपने कहाँ से लिया है? कौन कौन? ये थीटा 90। ये थीटा है, अगर मान लो ये थीटा है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ना बेस पे, तो अगर मैंने यस सर। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी तो 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 यस सर। माइनस थीटा, ये देखो ये इस पे परपेंडिकुलर, मैंने क्या बोला था आपको, एक परपेंडिकुलर इसके बेस पे ड्रॉप करना है और एक परपेंडिकुलर इसके हाइपोटेनस पे ड्रॉप करना है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो देखो ये 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा बनेगा। यस सर। ठीक है, तो वैसे कुछ यहाँ पर भी है ना,
अगर इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के बीच में एंगल थीटा है, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया इसके स्लैंट वाले लाइन पर और एक परपेंडिकुलर जो चला जाता है वो बेस वाले लाइन पर, तो जो इनके बीच का एंगल है वही दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल बनता क्या? हाँ सर। आया समझ में? यस सर। ये वाला समझ में नहीं आया थोड़ा अरे सा। देखो यही चीज है ना, इनके बीच में जो एंगल है इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी तो वही एंगल बनाना। यस सर। तो यही कंसेप्ट तो यहाँ पर भी है ना, इनके बीच में जो एंगल होगा, इस वाले लाइन पे ये परपेंडिकुलर है और नीचे लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में भी वही एंगल बनेगा ना जो इनके बीच का एंगल है। यस सर। क्लियर है ना अभी? तो इसके लिए यस इतना सर। डेप्थ में सोचना पड़ेगा? अरे एक बार ये स्लैंट वाला ना, ये हम लोग एनएलएम में सिखाते हैं इसलिए भी नहीं कर पाए। ऐसा मैं एक बार एनएलएम में ये सब सिखा दूंगा ना तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये एम है, ये थीटा है, तो जब आप रिजॉल्व करोगे तो इधर हो गया एम जी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ये आया क्या समझ में? ये आया क्या समझ में? मैंने एम जी जो वेट था, पार्टिकल पे लगने वाला जो वेट था, उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। तो एक कंपोनेंट इधर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक कंपोनेंट अलोंग दिस प्लेन। आया क्या समझ में ये? हाँ सर। सर एक हाँ मिनट बोलो। सर, हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है। हाँ तो सर हम लोग को पता है अगर 90 डिग्री पे ट्रायंगल है तो हम लोग को पता होगा कि वहां तो हाइपोटेनियस है, तो उससे हाँ पहले तो फ्री फॉल में जो पहले वो टच कर जाएगा। तो देख सर लेते हैं, कैलकुलेशन का हमें जरूरत फाइंड क्यों भी है? तो करना पड़ेगा ना, फाइंड भी करना पड़ेगा। आप मैथमेटिकली भी बता दो ना, आप ऐसा देख के कैसे बोल सकते हैं? वेलोसिटी भी तो डिफरेंस होगा ना। एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब डिफरेंट है, दोनों को ड्रॉप किया है ना। अच्छा देखो, अभी अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन पे जो नेट फोर्स है वो है एम जी साइन थीटा का। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा का है क्या? नहीं आया ऐसे समझ में ये बात? कोई डिस्कनेक्ट हो गया है? कोई अगर डिस्कनेक्ट हुआ है तो मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया क्या कि पार्टिकल को जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा और ये जी साइन थीटा है? सर ये वाला थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा ये वाला नहीं समझ में आया। अच्छा ये क्वेश्चन अभी रहने दो, फिर ये क्वेश्चन रहने दो, इसमें फालतू का टाइम लग रहा है। मैंने क्या बोला ना, देखो सिंपल सा मैंने इतना बोला कि ऑब्जेक्ट पे अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट पे क्या है, इसका एक तो वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इस mg को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि ये पार्टिकल ना इस डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे। तो अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा तो आपको देखना पड़ेगा ना कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है। जैसे यहाँ पे तो पार्टिकल सीधा सीधा गिर रहा था तो पूरा पूरा g का एक्सेलरेशन के कारण पार्टिकल नीचे गिर रहा था, लेकिन अभी आपको देखना पड़ेगा ना कि इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है जिससे पार्टिकल नीचे गिर रहा है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स। तो पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, mg sin थीटा का। mg sin थीटा, नेट फोर्स को ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दोगे तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल जाएगा क्या? न्यूटन सेकंड लॉ यही है ना, F net is equal to mass into acceleration। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में mg sin थीटा का है, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से मास अगर गायब हो गया तो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से पार्टिकल नीचे गिर रहा है वो जी साइन थीटा हो जाएगा क्या? यस सर। आया समझ में अभी? मैं फिर से बता सकता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। सर वापस बता दीजिए। वापस बता दूं? ठीक है देखो, मैंने सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है तब भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो तो इसी डायरेक्शन में लगता है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने बताया था ना आपको, ऑब्जेक्ट का जो वेट है Yes, वो sir. हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अच्छा, अब मैंने ये बताया कि पार्टिकल जो है वो स्लैंट के अलोंग ऐसे ऐसे नीचे गिरेगा, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में पार्टिकल में कितना एक्सेलरेशन है जिसके कारण से पार्टिकल नीचे जा रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, mg को हम रिजॉल्व कर देते हैं, ये जो mg है उसको रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये एंगल हमने देखा था, ये एंगल थीटा आ रहा था। अब mg का एक कंपोनेंट इधर आ रहा था और mg का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है। वो कितना आ रहा था, इधर आ रहा है mg sin थीटा। अब mg का ये जो कंपोनेंट है ना mg cos थीटा, वो मेरे मतलब का नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल होगा ना उससे वो बैलेंस हो जाएगा।
तो वो मेरे मतलब का नहीं। इसमें अगर अनबैलेंस फोर्स देखोगे तो mg sin थीटा का अनबैलेंस्ड फोर्स है जो इसको नीचे ड्रैग करके लेके आ रहा है। अब सर अगर mg sin थीटा तो एक्सीलरेशन होना चाहिए ना। नहीं, ये फोर्स हुआ ना, नेट फोर्स, नेट फोर्स mg sin थीटा हुआ। हाँ यस सर, वेट यस फोर्स सर, था, mg इसको रिजॉल्व किया तो mg sin थीटा है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? नेट फोर्स को ऑब्जेक्ट के मास से ही डिवाइड कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू g sin थीटा आ जाएगा। आया क्या समझ में अभी? हाँ सर अभी समझ आया। सबको समझ में आया? सर ओके तो देखो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल 2 के बारे में अगर बात करोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखो कितना होगा। अगर ये यहां से यहां का लेंथ हम बोल रहे हैं, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है s, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा होता है h डिवाइडेड बाई s। लिख सकते हैं क्या ऐसा? लिख सकते हैं यस ऐसा? सर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट s का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो h अपॉन साइन थीटा बन जाएगा क्या? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है h और हाइपोटेनस का लेंथ कितना है s। तो साइन थीटा का वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट s है, हाइपोटेनस का जो लेंथ है वो कैलकुलेट करोगे तो वो h अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। यस सर। देखो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, मेरे पास एक्सेलरेशन है और मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर कोई मुझसे पूछता है, मुझसे अगर किसी ने पूछा कि फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो u स्क्वायर कितना है? 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, प्लस 2, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस g sin थीटा लिख दो। डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, वो क्या हो जाएगा? माइनस में h अपॉन साइन थीटा लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये साइन थीटा से ये साइन थीटा गायब, माइनस से ये माइनस गायब, तो v स्क्वायर वापस से 2 इंटू जी इंटू एच आ रहा है क्या? यही तो पहले भी आया था ना, पहले वाले सिनेरियो में भी तो यही आया था ना। यस सर। तो जितना वेलोसिटी पहले वाला पार्टिकल ग्राउंड को जितने वेलोसिटी से हिट करता, सेकंड वाला पार्टिकल भी उतने ही वेलोसिटी से हिट कर रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। यस और सर। अगर टाइम कैलकुलेट करोगे तो टाइम क्लेम क्या लिखते हैं? टाइम क्लेम लिखते हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा टर्म गायब हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस में h डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट था सेकंड वाले पार्टिकल का, हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया? एक्सेलरेशन का वैल्यू आया था g साइन थीटा, g साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर, यही आया था ना? माइनस में ना माइनस सर। के साथ, हाँ माइनस के साथ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर लिख दो। ये और ये गायब हो गया, ये और ये गायब हो गया। वैल्यू क्या आ रहा है अगर आप देखोगे तो? अपने को टाइम का वैल्यू कंपेयर करना है। टाइम का वैल्यू आ रहा है 2h डिवाइडेड बाई जी साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। अब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1 जब थीटा 90 डिग्री होगा तब। अब यहाँ पे थीटा डेफिनेटली 90 से कम ही है, अगर थीटा 90 से कम है इसका मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? ये ऐसा है क्या? रूट ओवर में 2h डिवाइडेड बाई जी, ये टाइम है, और 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। अभी देखो पहले वाले का टाइम ये था ना, रूट ओवर 2h डिवाइडेड बाई जी, तो पहले वाले सिनेरियो का टाइम था ये t1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू कुछ भी होगा, ये लेस देन 1 होगा। अगर ये लेस देन 1 है मतलब ये डेसिमल में है, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो जो सेकंड वाला टाइम होने वाला है टी का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा क्या t1 से? बोलो बोलो। इस वाले इक्वेशन को कंपेयर यस करो, सर। इस वाली इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो देखो ऐसा आ रहा है, t इंटू साइन थीटा का वैल्यू t1 के इक्वल आ रहा है। अब साइन थीटा का वैल्यू अगर 1 से छोटा है मतलब डेफिनेटली t का वैल्यू ग्रेटर देन t1 होना चाहिए क्या? तो इसका आंसर क्या है? सेम वेलोसिटी से हिट करेंगे, लेकिन जो पहले वाले केस में जो टाइम लगा था उससे ज्यादा टाइम लगेगा सेकंड वाले केस में। आया क्या समझ में अभी? यस।
तो अच्छा क्वेश्चन है ये। फिजिक्स में ऐसा नहीं कि सर दिखने से ऐसा लग रहा है तो ऐसा कर देंगे क्या, नहीं। आया समझ में ये क्वेश्चन सबको? ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम कितना हुआ? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, एक बंदे के डाउट में ही पूरा टाइम खत्म हो गया। वेरी नाइस। आज पूरा डाउट हुआ भी नहीं। डाउट नंबर 27 है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेट इट टीपी बी द टाइम, जेंटल रिमाइंडर ये क्या चल रहा है, let TP be the time taken by the particle to travel from point P above the earth to its highest point and back to point P and back to point P. Similarly, TQ be the time taken by the particle to travel another point Q above the earth to its height to its highest point and back to itna. If the distance between P and Q is h, find the expression for acceleration due to gravity in terms of itna. केवल ना फालतू का कैलकुलेशन करवाते हैं और कुछ नहीं। देखो ऐसा बोला इन्होंने, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एक पार्टिकल को फेंका है पहली बार फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अगर पार्टिकल को फेंकोगे तो ये क्या करेगा, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, ऐसे गया होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे और वहां से वापस आ जाना है इसको, ऐसे यहां से जाएगा और घूम के ऐसे वापस आ जाएगा, इस तरह से मान लो। अब इन्होंने क्या बोला, लेट टीपी बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल फ्रॉम अ पॉइंट पी अबव द ग्राउंड, यहां कहीं पर पॉइंट पी है, लेट टीपी बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट पी अबव द अर्थ टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड बैक टू पॉइंट पी। मतलब क्या है ना, यहां से पार्टिकल इस वाले पॉइंट से, पॉइंट पी से पार्टिकल घूम के जब वापस यहां तक आ जाएगा तो इस वाले टाइम को इन्होंने क्या बोला है, टीपी बोला है। आ रहा है क्या समझ में, आ रहा है क्या समझ में? अरे कोई है मीटिंग में प्रेजेंट या सब भाग गए? यस यस सर वो तो हाईएस्ट पॉइंट का दिया है, वो हाईएस्ट पॉइंट का दिया है, मतलब ऐसा लिखा है ना? मतलब पी से हाईएस्ट पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, ये लिखा है ना, लेट टीपी बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल फ्रॉम अ पॉइंट पी अबव द अर्थ टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड बैक टू द पॉइंट पी। मतलब ऊपर भी जाना है, ये इसके हाईएस्ट पॉइंट पे भी जाना है इसको, और बैक टू भी आना है, यहां पर भी आना है। आ रहा है क्या समझ में? इस पूरे टाइम का वैल्यू इन्होंने दे रखा है टीपी। अच्छा फिर इन्होंने और क्या बोला कि सिमिलरली लेट टी क्यू बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल फ्रॉम अनदर पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, अनदर पॉइंट क्यू टू द सेम पॉइंट। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला कि यहां से घूम के यहां आने का जो टाइम था वो क्या था, टी क्यू था। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज क्या, क्वेश्चन में गिवन है क्या, मतलब पी के ऊपर क्यू है कि क्यू हाँ पी हाँ के हाँ नीचे ये क्यू गिवन है, है? गिवन है, बिल्कुल बिल्कुल ये लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा था, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज h, फाइंड द expression for acceleration due to gravity in terms of tp, tq and h। मतलब हमें acceleration due to gravity का वैल्यू कैलकुलेट करना है in terms of tp, tq and h। क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टिकल है जिसको हम ग्राउंड से फेंकने वाले हैं, ठीक है, कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, मान लो कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है इसको। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कोई पॉइंट था P, इस पॉइंट P से पार्टिकल घूम के वापस पॉइंट P पर आएगा, तो वो जो टाइम है वो टाइम का वैल्यू कितना है, TP का। फिर इन्होंने क्या बोला कि एक दूसरा पॉइंट है Q, इस पॉइंट Q से पार्टिकल घूम के जब वापस यहां तक आएगा तो टाइम कितना है, तो टाइम लग जाएगा TQ। अगर P और Q के बीच का जो गैप है वो कैपिटल H का है, P और Q के बीच का जो लेंथ है वो कैपिटल H का है, तो G का वैल्यू कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ TP, TQ एंड आ गया TP, TQ एंड H। मतलब ये के टर्म्स में अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं, पता नहीं सर कैसे होगा, सॉल्व करते हैं। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया ना, कभी मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्या करना, सबसे पहला काम चेक करना है डायमेंशनल एनालिसिस।
सबसे पहला काम आपको ये चेक करना होगा कि जो 4 ऑप्शंस होंगे उसमें कौन सा ऑप्शन डायमेंशन से नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अगर मुझसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा गया है, मतलब जो ऑप्शन में डायमेंशन होना चाहिए ऐसा कोई क्वांटिटी तो नहीं है जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट है मतलब वो तो आंसर हो नहीं सकता है। तो आप ऐसे 2-3 एलिमिनेट कर सकते हो। सॉल्व करके देखते हैं। अभी देखो, मान लो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि जब ये यहाँ कहीं पर होगा उस समय इसका वेलोसिटी होगा यूपी का, इस वाले पॉइंट पे इसका वेलोसिटी होगा यूपी का। अब देखो, अगर मैं इसके नीचे जानता ही नहीं हूं कि क्या है, इसके नीचे अगर मैं नहीं जानता क्या है, तो ये पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया क्या? जहां से फेंका था घूम के वापस वहीं पर आ गया, तो ये पॉइंट पी से लेके पॉइंट पी तक का टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या? टीपी, हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर आप इस वाले पॉइंट पर देखोगे तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यूपी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यूपी है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए? पी से पी अगर चले गए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने फेंका था वो यूपी हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g हो जाएगा। ऊपर की तरफ फेंका है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g हो गया। डिस्प्लेसमेंट वो 0, नीचे भी तो आएगा ना? हाँ नीचे भी आएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही रहेगा तो हाँ तो फिर नीचे भी आया तब तो हमेशा धरती तो नीचे ही है ना, धरती हमारी माता है तो धरती तो नीचे ही है ना हमेशा। तो धरती तो हमेशा नीचे है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन तो हमेशा नीचे है। यस सर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या रखेंगे? -g रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट 0, u 0, a 0, और कुछ पता है क्या? और कुछ नहीं पता। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला था शायद 2u² sin² थीटा अपॉन g। 2u², ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का? यस प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा 2u² sin² थीटा अपॉन g। यस सर। हाँ है यस ना? सर। अब यहाँ पे थीटा कितना है? अगर आप 2u sin थीटा बाय g ना? 2u sin थीटा होता है क्या? पता नहीं, मैं देख लेता हूँ फॉर्मूला क्या है। 2u sin थीटा बाई जी। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है u sin थीटा 2u sin थीटा बाई जी। हाँ 2u sin थीटा बाई जी होता है शायद। तो यहाँ पे sin थीटा अगर देखोगे तो थीटा तो 90 डिग्री हो गया। अगर थीटा 90 डिग्री है इसका मतलब क्या हो जाएगा? sin 91 हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को सिंपली 2u बाई जी लिख सकते हैं। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? टीपी इज इक्वल टू 2up बाई जी लिख सकते हैं क्या ऐसा? सर नहीं आया समझ में? ये लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। यस सर। उसी तरह TQ को 2uq बाई जी ये लिख सकते हैं ना? यस। अच्छा, अगर P से Q के बारे में स्टडी करें, P से Q में अगर देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो पॉइंट P पर है वो कितना है? यूपी। और फाइनल वेलोसिटी जो पॉइंट Q पर है वो है UQ। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं h का है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? अगर मैं v² प्लस 2s का फॉर्मूला यूज करूं तो ये हो जाएगा uq का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे uq का स्क्वायर इज इक्वल टू यूपी का स्क्वायर, v² इज इक्वल टू u²। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो 2 इंटू जी इंटू एच लिखा जा सकता है क्या ऐसे? अब ये 3 इक्वेशन बनाए गए, इन 3 इक्वेशन को यूज करेंगे और जो भी अपना रिक्वायर्ड आंसर है उसमें से क्या करेंगे, उसको उसमें लाने के लिए आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अपने को जो आंसर चाहिए ना उसमें यूक्यू यूपी का टर्म नहीं होना चाहिए। तो यूपी का वैल्यू यहाँ से निकालो। यूपी का वैल्यू क्या लिखोगे? जी डी पी अपॉन 2 और यहाँ पे रख देना। फिर यूक्यू का वैल्यू यहाँ पे निकालो और यहाँ पे रख देना। सॉल्व करना तो जी का वैल्यू आपको एच के टर्म से मिल जाएगा। आया क्या समझ में? यस सर। समझ में आया ना? अब और भी डाउट्स हैं लेकिन वो अब कभी और देखेंगे, अब इतना ही रहने देते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि सर मेरे डाउट बहुत ज्यादा है वो कॉल करके पूछ सकता है कभी भी। आया समझ में? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो मिलते हैं 6 से 7 एनएलएम के साथ। 6 से 7 मिलते हैं एनएलएम के साथ। तो बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा है। जयदीप आप अपना डाउट मेरे को कॉल करके पूछ लेना, ठीक है? यस सर। ठीक है चलो। सर यही वाले लिंक में ज्वाइन करेंगे? हाँ हाँ हाँ, जो नॉर्मल क्लास का लिंक होता है उसी में ज्वाइन करना है।
ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, Thank you, और sir. आना जरूरी है, ठीक है? शादी में जरूर आना, लेक्चर में जरूर आना। जी सर। ठीक है, चलो एंड Thank you, करो। sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।